सो हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन जिसमें मैं आपको अपनी जेई की जर्नी के बारे में बताऊंगा। जैसे मैंने अपनी जेई की प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट की, या फिर क्या मोटिवेशन थी मेरी जेई के बिहाइंड, या फिर मैं कितने घंटे दिन में पढ़ता था। मतलब हम इन्हीं सब टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। तो आई वेलकम यू ऑल टू द मोस्ट एपिक शो एवर। सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, बिकॉज वन नेवर स्टार्ट्स अ प्रेजेंटेशन विदाउट एन इंट्रोडक्शन। तो here goes my introduction. I am Hemang Bajaj from Chandigarh, and I secured All India rank 71 in JEE Advanced 2020, and currently I am a student of Computer Science and Engineering at IIT Delhi, और मैं अभी अपने सेकेंड ईयर में हूँ। तो ये तो था मेरा एक जनरल सा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं हॉबीज़ के बारे में। तो आई एन्जॉय साइकिलिंग अ लॉट, मतलब मुझे साइकिलिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और मैं जेई के टाइम भी काफ़ी ज़्यादा साइकिलिंग करता था। जैसे जिस दिन भी टेस्ट नहीं होता था, मॉक टेस्ट नहीं होता था संडे को, तो मैं 2-3 घंटे साइकिलिंग ज़रूर करके आता था, या जब भी फ्री टाइम मिल जाए हफ्ते में कभी भी, जैसे 2-3 घंटे फ्री मिल गए तो मैं ज़रूर साइकिलिंग करके आता था। और आई लाइक म्यूजिक अ लॉट, स्पेशली आई लाइक ईडीएम म्यूजिक। आई लाइक ईडीएम म्यूजिक अ लॉट। जैसे मुझे मतलब आई एम अ फैन ऑफ मार्टिन गैरिक्स, और मुझे मीम्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड आई वॉच अ लॉट ऑफ एनीमे। मतलब जेई के टाइम तो नहीं देखता था, बट अभी शुरू किया रिसेंटली। और अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये सबसे दूर ही रहें, मतलब एनिमे, वेब सीरीज, इन सबसे दूर रहें। तो ये तो था मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो हाँ, मतलब मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना रेफरल कोड के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे अगर आप अनअकैडमी की प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा कोड हेमांग71 यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको मेरे लाइव सेशन जो कि मैं अनअकैडमी पे लेने वाला हूँ उनका एक्सेस मिलेगा, जिसमें मैं आपको जेई के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स और डिफरेंट सब्जेक्ट्स की कैसे प्रिपरेशन करनी है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करूँगा। तो ये सेशंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। सो अब मेन टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली आज हम ये डिस्कस करेंगे कि मैंने जेई के लिए प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट की, मतलब व्हाट वाज द वाई बिहाइंड माय जेई प्रिपरेशन, और मेरी मोटिवेशन क्या थी जेई के लिए, और मैं कितने घंटे अप्रॉक्स दिन में पढ़ता था, और हाउ लॉकडाउन अफेक्टेड माय प्रिपरेशन। तो जैसे लॉकडाउन लग गया था तो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी, तो डेफिनेटली उससे स्टडीज़ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आया था। तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली मतलब आज जो, मतलब मेरी क्या जर्नी थी जेई के लिए, हम बेसिकली उसका एक सिनॉप्सिस डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले व्हाई डिड आई प्रिपेयर फॉर जेई एडवांस्ड, मतलब मैंने क्यों अपनी प्रिपरेशन जेई के लिए स्टार्ट की। तो सबसे पहले तो साइंसेस में, मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था बचपन से ही। 9th-10th से ही काफ़ी ज़्यादा साइंस की तरफ इंटरेस्ट डेवलप हो गया था, और उसमें मुझे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। और बायो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी, मतलब बुरी लगती थी बायो मुझे। तो ऑब्वियसली चॉइस थी कि मैं नॉन मेडिकल ही लूँगा। मेडिकल तो नहीं कर सकता मैं, क्योंकि उसमें बायोलॉजी होती है। तो नॉन मेडिकल के बाद मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था। और ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई भी बंदा इंजीनियरिंग कर रहा है इंडिया से, तो वो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री में ही पढ़ना चाहता है, और मैं भी बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में ही पढ़ना चाहता था। तो इंजीनियरिंग अंडर ग्रेजुएशन के लिए आईआईटीज हैव देयर सुप्रीमेसी। आईआईटीज एक सुप्रीमेसी होल्ड करते हैं, मतलब बेस्ट कॉलेजेस माने जाते हैं इंडिया में इंजीनियरिंग के लिए। तो ऑब्वियसली चॉइस थी कि आईआईटी ही मेरे लिए प्रेफर्ड चॉइस है। और मुझे अपनी प्रेफरेंस की ब्रांच पढ़नी थी। मतलब मुझे आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी बॉम्बे में सीएस पढ़नी थी। उसके लिए चाहिए टॉप 100 रैंक। तो बेसिकली मेरा यही टारगेट था कि मैं एक अंडर 100 रैंक सिक्योर कर पाऊँ, और आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस ब्रांच चूज कर पाऊँ। तो गेटिंग अ गुड रैंक, मतलब वही था मेरा एक पाथ था, गेटिंग इनटू एन आईआईटी इन माय प्रेफर्ड ब्रांच। ऑल्सो मैं आईआईटी की जो कैंपस लाइफ है, जो कि काफ़ी फेमस है, वो भी एक्सपीरियंस करना चाहता था। जैसे हॉस्टल लाइफ में जो मस्ती होती है, या जो आईआईटी में इवेंट्स होते हैं, वो सब मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था। जो मतलब काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स होते हैं आईआईटी में, जैसे रॉन्डेवू होता है, और डिफरेंट क्लब्स के काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स होते हैं।
तो मैं सबको एक्सपीरियंस करना चाहता था। ऊपर से आईआईटीज की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है कि मतलब यू गेट टू वर्क विद द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द कंट्री। मतलब मैं देखता हूँ आईआईटी में जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं। तो मेन मोटिवेशन ये भी थी आईआईटी में आने की कि मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोगों से मिल पाऊंगा और उनसे काफ़ी अच्छी चीज़ें सीख पाऊंगा। तो ये मेरी मोटिवेशन एक थी आईआईटी में आने के लिए। और मैं वो सारी फैसिलिटीज एक्सप्लोर करना चाहता था जो कि एक टॉप कॉलेज ऑफर करता है। जैसे आईआईटी दिल्ली की मैं बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी हर एक चीज़ के लिए क्लब है। चाहे आपको टेक्निकल स्किल सीखना हो या नॉन टेक्निकल सीखना हो, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्टिसिपेट करना हो तो उनके लिए भी क्लब्स हैं। जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे डांस क्लब है, ड्रामा क्लब है, म्यूजिक क्लब है, क्विजिंग क्लब है, मतलब ऐसे बहुत सारे क्लब हैं। मतलब जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है आप उसका क्लब ज्वाइन कर सकते हो और अपने टैलेंट को परस्यू कर सकते हो, मतलब अपनी हॉबीज़ को परस्यू कर सकते हो और अपने टैलेंट को ग्रो कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप टेक्निकल स्किल सीखना चाहते हो तो यहाँ पे डेव क्लब है, एएनसीसी है। मतलब एएनसीसी मतलब एल्गोरिथम्स एंड कोडिंग क्लब। और उसके अलावा यू हैव एआईएमएल क्लब जिसमें बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सीखते हैं और उसी के प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो इस तरह से हमारे, और हाँ, एक एक्सेलरेट क्लब भी है जिसमें बच्चे रेसिंग कार्स बनाते हैं। तो इस तरह के टेक्निकल क्लब्स ज्वाइन करके आप अपने टेक्निकल स्किल्स को भी ग्रो कर सकते हो। और अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मतलब इन किसी भी क्लब में जाके अपने मतलब टैलेंट को ग्रो कर सकते हो। तो ये तो थी क्लब्स की बात। उसके अलावा जैसे मैं दिखाऊं क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे ये है लाइब्रेरी आईआईटी दिल्ली की। मतलब अंदर की फ़ोटो है। तो यहाँ पे आपको किसी भी टॉपिक्स पे अगर बुक्स पढ़नी है तो आप उसकी बुक्स, बहुत सारी बुक्स रहती हैं हर एक टॉपिक पे, तो आप कोई भी बुक इशू करके पढ़ सकते हो। उसके अलावा ये हमारा लेक्चर हॉल है। लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक लेक्चर हॉल है। और ये जैसे आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लेक्चर हॉल्स हैं जिनमें आपको बैठ के लेक्चर्स अटेंड करने का मौका मिलता है। और मतलब सभी आईआईटीज़ में बहुत अच्छे लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो ये अच्छी फैसिलिटीज़ आईआईटीज़ ऑफर करती हैं। उसके अलावा ये हमारा कंप्यूटर सर्विसेज सेंटर है जिसमें मतलब काफ़ी अच्छे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स हैं और काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड इंटरनेट है, जिससे मतलब स्टूडेंट्स अपनी सारी कॉम्पिटिशनल नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है मतलब कि काम की चीज़ें ही होती हैं यहाँ पे, मतलब बच्चे मूवीज़ वगैरह भी देख सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई इंटरनेट होता है यहाँ पे, हाई इंटरनेट स्पीड होती है। तो बच्चे मतलब मूवीज़ भी डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पे और देख लेते हैं यहीं पे। उसके अलावा आईआईटीज़ की सबसे ज़्यादा, मतलब सारी आईआईटीज़ में सबसे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ जो मिलती हैं वो होती हैं रिसर्च फैसिलिटीज़। रिसर्च फैसिलिटीज़ जो कि हर आईआईटीज़ में आपको एकदम टॉप नॉच रिसर्च फैसिलिटीज़ मिलती हैं। जैसे मतलब आपको किसी भी अगर फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली उसमें रिसर्च परस्यू कर सकते हो। मतलब प्रोफेसर्स भी उसको काफ़ी ज़्यादा एंडोर्स करते हैं कि आप रिसर्च में जाओ और यू वर्क टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे ये मतलब काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच फैसिलिटीज़ होती हैं रिसर्च की। जैसे ये फिजिक्स डिपार्टमेंट की मशीन है। वैसे मुझे भी नहीं पता ये क्या है, क्या मशीन है, मुझे काफ़ी ज़्यादा हाईटेक लग रही थी तो मैंने लगा दी। मतलब इस तरह के आपको सारे रिसर्च इक्विपमेंट्स मिल सकते हैं, मतलब मिलते हैं, जिससे आप अपनी जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उसमें रिसर्च परस्यू कर सकते हैं आप। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है रिसर्च की। तो उसके बाद हम आते हैं कि मेरी मोटिवेशन क्या थी जेई एडवांस्ड क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले तो यही था कि मतलब मुझे क्यूरियोसिटी थी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। तो मैं वो सब्जेक्ट्स डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पढ़ता था और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन से पढ़ता था। उसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोटिवेशन मेरे लिए ये थी कि मुझे एक अच्छी आईआईटी में जाना था। जैसे मैंने आपको बताया कि आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी दिल्ली में मुझे कंप्यूटर साइंस पढ़नी थी। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती थी जेई एडवांस में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। ऊपर से एक होता है ना कि जेई एडवांस को लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे ही इसे क्रैक कर पाते हैं। तो मुझे भी उन टैलेंटेड बच्चों की कैटेगरी में आना था। तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन थी कि मैं ये मतलब टफ एग्ज़ाम को क्रैक कर पाऊँ। ऊपर से सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना था। जैसे मैंने प्लस टू तक ऐसा कोई काम तो किया नहीं था कि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकूं।
तो ये काम मैंने जे एडवांस के थ्रू किया। मतलब प्लस टू तक तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे मेरे पेरेंट्स मतलब मेरे पे नाज कर सके या ऐसा कुछ हो। तो जेई एडवांस पे मतलब जब रिजल्ट आया था और मैंने उन रिजल्ट बताया तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे और प्राउड थे मेरे पे। ऊपर से जब आप अच्छा रैंक लाते हो तो आपकी एक न्यूज़पेपर में फ़ोटो आती है, जैसे ये एक फ़ोटो है, ये न्यूज़पेपर की ही है, न्यूज़पेपर की ही फ़ोटो है। तो जैसे 5 अक्टूबर को रिजल्ट आया था तो 6 अक्टूबर को न्यूज़पेपर में फ़ोटो आई थी। तो हमने वो सारे न्यूज़पेपर संभाल के रखे हैं जिनमें भी मेरी फ़ोटो आई थी। तो ये भी, जैसे आप देख सकते हो कि मैं भी काफ़ी खुश हूँ और मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। तो जी एडवांस के रिजल्ट से मैं अपने पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करा सका और उन्हें खुश भी देख सका। तो ये एक इम्पोर्टेंट मोटिवेशन थी मेरे लिए। तो ये थी, मतलब क्या चीज़ें मुझे मोटिवेट करती थी जे एडवांस क्रैक करने के लिए। तो अब आते हैं कि कितना टाइम वो देना चाहिए एक दिन पढ़ने के लिए और मैंने कितना टाइम दिया। क्या मतलब मैंने 6 घंटे पढ़ाई की, या मैंने 2 घंटे पढ़ाई की, या 12 घंटे पढ़ाई की। तो इनमें से कुछ भी नहीं है। मतलब मेरा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था, नो फिक्स शेड्यूल। मतलब मैं अपने हिसाब से पढ़ता था कि या फिर क्लासेस का क्या शेड्यूल है। और मैं काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल शेड्यूल फॉलो करता था, जो कि मोस्टली मेरे खुद के मूड पे डिपेंडेंट होता था और क्या क्या क्लासेस का शेड्यूल है उस दिन का, उस पर डिपेंडेंट होता था। और जनरली मैं एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट्स पढ़ता था। मतलब जब सिलेबस चल रहा था तब मैं जनरली 2 ही सब्जेक्ट्स पढ़ता था, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लिया, या फिजिक्स मैथ्स पढ़ लिया, या फिर केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ लिया। इस टाइप के ये जो 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं इन्हीं में से कोई एक चूज कर लेता था। मतलब मोस्टली ये भी मूड पे डिपेंडेंट होता था कि किस दिन क्या पढ़ना है। मतलब जिस दिन क्लास में जिस टॉपिक में इंटरेस्ट आ रहा है वही पढ़ लिया। और 2 सब्जेक्ट्स दिन में पढ़ता था। और 11th में मैं अराउंड पर डे 3 to 4 आवर्स स्पेंड करता था स्टडीज पे। मतलब 11th में थोड़ा कम पढ़ता था क्योंकि थोड़ी मस्ती ज़्यादा करता था 11th में। बट इन 3 to 4 आवर्स को मैंने ग्रेजुअली इंक्रीज किया, ग्रेजुअली इंक्रीज टू 5 to 6 आवर्स डेली। मतलब ट्वेल्थ के सिलेबस कम, मतलब जब तक सिलेबस चल रहा था, जब तक क्लासेस हमारी हो रही थी, उसको मैंने ट्वेल्थ में इंक्रीज किया ग्रेजुअली 5 to 6 आवर्स तक। तो 5 to 6 आवर्स में ट्वेल्थ में कंसिस्टेंटली पढ़ रहा था एवरी डे। और उसके अलावा जब सिलेबस कंप्लीट हो गया, जब हमारी रिवीजन शुरू हुई तो क्लासेस वगैरह कम लगती थी। मतलब मोस्टली जो लगती थी वो डाउट क्लासेस होती थी या टेस्ट डिस्कशंस होती थी। तो मैं तो दिन में काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलता था तो मैं उसमें से अराउंड 7 to 8 आवर्स निकाल लेता था एक दिन में पढ़ने के लिए। इन 7 to 8 आवर्स में मैं तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ता था पीसीएम, जिसमें मैं फिजिक्स और मैथ्स में मोस्टली प्रैक्टिस करता था, फिजिक्स एंड मैथ्स में। और थोड़ा बहुत अपने नोट्स को रिवाइज कर लेता था और मोस्टली टाइम बट मैं प्रैक्टिस करता था, मतलब रिवीजन करने के लिए। और केमिस्ट्री के लिए मैं अपने नोट्स को याद करता था, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए। और फिजिकल के लिए भी मैं मोस्टली प्रैक्टिस ही फॉलो करता था, मतलब फिजिक्स और मैथ्स की स्ट्रैटेजी ही फॉलो करता था। तो ये तो था मैं एक दिन में कितना पढ़ता था और मतलब वेरियस स्टेजेस ऑफ माई प्रिपरेशन में मैंने कितने कितने घंटे पढ़ाई की। तो अब चलते हैं हाउ लॉकडाउन अफेक्टेड माई प्रिपरेशन। तो जब लॉकडाउन लगा था तब मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ता था, क्योंकि अप्रैल टू मई जो होता है, अप्रैल टू मई वो होता है आपकी प्रिपरेशन का पीक टाइम। तो अप्रैल टू मई में मैं काफ़ी ज़्यादा पढ़ा। मतलब अराउंड आप लगा लो मैं अराउंड 10 आवर्स डेली पढ़ता था। 10 आवर्स डेली, 10 आवर्स में डेली पढ़ रहा था। जिसमें से मैं मोस्टली अपना टाइम स्पेंड करता था ऑन सॉल्विंग मोर एंड मोर सब्जेक्टिव टफर प्रॉब्लम्स, जो कि मेरे वीक एरियाज से हैं। मतलब जो भी मेरे वीक एरियाज है उनसे जो मैं सब्जेक्टिव टफर प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करता था। और मैं अपना टाइम जो था मैंने वो काफ़ी ज़्यादा अपने मॉक टेस्ट देने में लगाया और काफ़ी ज़्यादा अपने मिस्टेक्स को एनालाइज किया कि मतलब मेरे क्या क्या वीक टॉपिक्स हैं, और उन वीक टॉपिक्स की मैंने और ज़्यादा प्रैक्टिस की और रिवीजन की। और मैं अपने सारे डाउट्स जो है वो अपने टीचर से फ़ोन पे या फिर व्हाट्सएप पे या फिर जूम मीटिंग पे डिस्कस कर लेता था। कि मतलब जैसे ही डाउट आया तभी सर से व्हाट्सएप करके पूछ लिया
या फिर शाम में जब सर फ्री होते थे तब फ़ोन करके पूछ लिया, या फिर डाउट सेशन ले लिया सर से जूम पे। तो मैं साथ के साथ अपने डाउट्स भी क्लियर करता जा रहा था उस टाइम पे, और मैं अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अच्छे से रिवाइज करनी स्टार्ट कर दी थी। जो मैं अपने नोट्स थे उनसे मैं डेली इनऑर्गेनिक के चार्ट्स या फिर रिएक्शंस वगैरह वो सब मैं याद करते रहता था डेली। डेली नोट्स में अपने रिवाइज कर रहा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो ये काफ़ी आइडियल शेड्यूल फॉलो कर रहा था मैं अप्रैल टू मई की अपनी प्रिपरेशन में। बट जब जून आया तो मैंने थोड़ा सा मोमेंटम लूज कर दिया। मतलब मैं अब तक अपनी स्टडीज से एग्जॉस्ट हो चुका था। मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई अब और नहीं पढ़ सकता मैं, कि अब तक तो मैंने फ्री हो जाना था। बट वही कि इतना ज़्यादा एक्सटेंड हो ही जा रहा है एग्ज़ाम। ऊपर से उस टाइम इतना ज़्यादा हो रहा था कि इतनी अनसर्टेनिटी हो रही थी कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, कहीं जेई मेंस के बेस पे सिलेक्शन ना ले ले। और जेई मेंस तो मेरा वैसे ही, मतलब उस पर मेरा फोकस था नहीं, तो मैं काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन था कि ऐसा ना हो कि जेई मेंस के बेसिस पे ले लें। और काफ़ी उससे स्ट्रेस्ड आउट भी था। तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी का पीरियड था, और ये भी बातें चल रही थी कि पोस्टपोन हो जाएगा एग्ज़ाम, तो उससे भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि अभी तो फ्री होने वाले थे, अब और पढ़ना पड़ेगा हमें। तो काफ़ी ज़्यादा ये अनसर्टेनिटी वाला माहौल था। और मतलब जून में मैं उतना नहीं पढ़ पाया। तो अगर मैं जून के महीने की बात करूँ तो मैं अराउंड 3 to 5 आवर्स ही डेली पढ़ रहा था, जो कि रिवीजन के लिए वेरी लेस है। मतलब काफ़ी ज़्यादा कम है रिवीजन के टाइम में। रिवीजन के टाइम में आपको एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स तो मिनिमम है जो पढ़ना चाहिए आपको, वो भी जब आपका एग्ज़ाम 2-3 महीने दूर है। इतने घंटे तो मिनिमम है, मिनिमम। और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जुलाई से अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करूँगा। बट जब जुलाई आया मैं अच्छे से पढ़ रहा था, मतलब ऐसे मिड जुलाई तक मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन की। तो बट जब मिड जुलाई आया तो मिड जुलाई से लेके अराउंड जुलाई एंड तक मुझे किडनी स्टोन रहा, जिसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन होती थी लोअर बैक में। और मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाता था। मतलब ऐसा ही होता था कि पेन किलर खाओ और सो जाओ, मतलब सारा दिन ऐसे पेन किलर खा के सोया ही रहता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द होती थी मुझे। तो उसकी वजह से मेरा हाफ जुलाई ऐसे ही बिना पढ़े चला गया। और मैं अराउंड 2 से 3 आवर ही पढ़ पाया दिन में, अराउंड जब मेरे को किडनी स्टोन हुआ था। तो मैंने जून और जुलाई इफेक्टिवली वेस्ट ही कर दिए थे। मतलब आप देख ही सकते हो कि तीन, मतलब एवरेज ऑन एन एवरेज 4-5 घंटे ही डेली पढ़ रहा हूँ, तो वो जो कि रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा कम है। तो मैंने जून और जुलाई में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। तो मैंने ये, अब था कि अगस्त जब आया, तो अब बात करते हैं अगस्त से सितंबर की। इसमें मैंने अपनी प्रिपरेशन कैसे की। तो जब अगस्त और सितंबर आया तो मतलब एक मोटिवेशन थी कि अब 2 महीने रह गए, अब तो अच्छे से पढ़ना ही है। तो और इसी टाइम में फाइनल डेट्स भी अनाउंस हो चुकी थी, और कोई सर्टेनिटी भी नहीं थी एग्जाम में, कि अब तो पता ही था कि अब तो होगा ही होगा, तो अच्छे से पढ़ना है। और जो अगस्त टू सितंबर का पीरियड था उसमें मैंने रिवीजन के लिए, मैंने केमिस्ट्री के लिए तो इनऑर्गेनिक के लिए मैंने मेनली फोकस किया रिवीजन पे। मतलब अपने नोट्स हमेशा डेली के डेली साथ के साथ रिवाइज करता रहता था। जैसे मम्मी फ्री मिल गई तो मम्मी को सुना दिया, या फिर किसी टीचर को सुना दिया, अपने जो टीचर थे उनको सुना देता होता था मैं। या फिर खुद ही हाथ रख के सुन लेता होता था अगर कोई भी ना फ्री मिला तो ऐसे मैं खुद को सुनाते हुए या किसी और को सुनाते हुए मुझे इनऑर्गेनिक सारी बहुत अच्छे से रिवाइज होगी। मतलब जैसे एनसीईआरटी लैब मैनुअल, जेडीली, और जो मेरे खुद के मतलब जो सर ने लिखवाए थे या मैम ने जो नोट्स लिखवाए थे वो सारे मैंने अच्छे से नोट्स रिवाइज कर लिए थे। और इस टाइम में मैं इनऑर्गेनिक काफ़ी ज़्यादा रिवाइज कर रहा था। उसके अलावा ऑर्गेनिक के लिए मुझे उतनी रिवीजन की ज़रूरत नहीं थी, ओनली नोट से मेरा काम चल गया था ऑर्गेनिक के लिए। जो ओनली क्लास नोट्स मैंने फॉलो किए, क्लास नोट्स। उसके अलावा फिजिक्स और मैथ्स के लिए तो वही है, मैंने बस टेस्ट के थ्रू जो प्रैक्टिस मिल रही थी वही की, और जो अपनी टेस्ट में मिस्टेक्स और वीक टॉपिक्स एनालाइज किए, जो वीक टॉपिक्स थे उनको मैं दोबारा से पढ़ लेता था, और थोड़ी बहुत उनकी प्रैक्टिस कर लेता था। जो भी वीक टॉपिक था उसका, मतलब सब टॉपिक्स, वीक टॉपिक्स भी नहीं, वीक सब टॉपिक्स, मतलब किसी चैप्टर में मेरे कौन से सब टॉपिक्स वीक हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट दिए मैंने, जिनकी वजह से मुझे अपनी सारी जो भी मिस्टेक्स हैं जो मैं करता हूँ ऑफन, वो सब पता लग गई।
जैसे मैंने लास्ट में काफ़ी ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए, जैसे 3 to 4 फुल टेस्ट एडवांस्ड वाले देता था मैं। तो हफ्ते में 3 से 4 दिन जो 3+3 आवर्स का जेई एडवांस्ड फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट उसके मैंने फुल सिलेबस टेस्ट दिए, जिनकी वजह से मुझे अपने सारे वीक टॉपिक्स पता लगे और मैं क्या क्या गलतियां करता हूँ एग्जाम में वो सब पता लगी। तो ज़्यादा मॉक टेस्ट देने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और मतलब इन्हीं मॉक टेस्ट की वजह से जो मैंने इतने सारे दिए, मुझे अपनी सारी गलतियां पता लगी कि मैं क्या क्या गलतियां कर सकता हूँ। और फाइनल डे मेरी काफ़ी ज़्यादा गलतियां अवॉइड भी होगी और मैंने अच्छा परफॉर्म किया। तो फाइनली द हार्ड वर्क पेड ऑफ। तो फाइनली आई अचीव्ड अ वेरी गुड रैंक, दैट इज मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा रैंक, 71 रैंक अचीव किया जेईई एडवांस में, जिससे मेरे पेरेंट्स और मैं बहुत ज़्यादा खुश थे। तो यही थी मतलब मेरी जेईई की जर्नी। और लास्ट में मतलब अगेन मैं आपको दोबारा से याद दिला दूं कि अगर आप मेरे लाइव सेशंस देखना चाहते हैं अन अकेडमी पे, तो आप हिमांग71 कोड यूज़ कर सकते हैं, जिनसे आपको मेरे लाइव सेशंस का एक्सेस मिलेगा। और आप मतलब प्लस और आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। तो एंड में आई वुड लाइक टू से मतलब थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई विश यू गुड लक फॉर योर जेई प्रिपरेशन, मे यू गेट द रैंक यू डिजर्व। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, लाइक करें। अगर आपको लगता है ये आपके किसी दोस्त के काम आ सकती है जो आपके साथ जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, तो इसे शेयर करें। और अगर आप और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सो बाय बाय गाइस, दिस वाज फ्रॉम माय साइड। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं वो डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो यहीं पे बाय बाय, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।